अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जा करता जा रहा है। वो काबुल से बस चंद कदमों की दूरी पर है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। तालिबान की दहशत के बीच अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्हें हौसला देने की कोशिश की है, लेकिन अफगानिस्तान के जमीनी हालात पर हर गुजरते पल के साथ और भी खराब होते जा रहे हैं। काबुल के करीब पहुंचा तालिबान। तालिबान के शिकंजे में अफगानिस्तान। मज़ार शरीफ पर चौतरफा हमला। 19 प्रांतों पर तालिबान का परचम। तालिबान के लड़ाके अब काबुल के करीब पहुंच गए हैं। शनिवार की सुबह काबुल के दक्षिण में मौजूद एक और प्रांत पर अपना परचम फहराने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के उत्तर में मौजूद सबसे अहम शहर मज़ार शरीफ पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया। بسیار وضعیت در اطراف در داخل شهر یا در بیرون وضعیت بسیار سراسیمه است. مردم پریشان است. کاروبار به اندازه گم شده که باورت میاد روزانه ما عاید 100 افغانی پیدا کردن نمیتونیم. तालिबान और राजधानी काबुल के बीच अब 25 किलोमीटर से भी कम की दूरी बची है। अफगानिस्तान से अमेरिका की पूरी वापसी में 3 हफ्ते से भी कम समय बचा है और ऐसे में तालिबान ने उत्तर, पश्चिम और दक्षिण अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान में तालिबान का कहर बढ़ता जा रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान के 19 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है। एक एक करके तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 में से 19 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है। जरंज, शेबरगान, सरे पुल, कुंदूज, तालकान, ऐबक, फरा, पुल खुमरी, बदखशां, गजनी, हेरात, लश्करगाह, कंधार, उरूजगान, लोगर, बादगीज, गोर। बताया जा रहा है कि तालिबान काबुल के बेहद नजदीक पहुंच गया है। ऐसे ही हालात रहे तो जल्द ही तालिबान काबुल पर भी कब्जा कर लेगा। जो करंट सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा नाजुक है। सारी लोग they are living in a dangerous situation. From last 1 month, Taliban captured more than 10 provinces here in Afghanistan, and they are improving day by day. इसी बीच अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे के बीच राष्ट्रपति अशरफ गनी ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान गनी ने कहा कि सेना को फिर से एकजुट करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। अफगान राष्ट्रपति ने एक रिकॉर्डेड पैगाम में कहा कि वो जानते हैं कि लड़ाई खत्म करने के लिए चर्चा जारी है। سموگران هواد افغانستان پرموگ د تپل شوی جګړې له کبله د بی‌ثباتۍ له جدي خطر سره مخ دی. زه د ټول افغانستان په وضعیت خبر یم. د امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکي شهیدانو کورنۍ ته تسلیت وایم او ټپیانو ته یا عاجله روغتیا غواړم. तालिबान अब मैदान शहर तक पहुंच गया है, जो कि काबुल से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। एक तरह से कहें तो तालिबान एकदम काबुल के दरवाजे पर पहुंच गया है। उधर अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भी कुछ रोज पहले कहा था कि 90 दिनों में तालिबान काबुल पर कब्जा कर लेगा, लेकिन इस वक्त तालिबान लड़ाकों की जो रफ्तार है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि शायद काबुल तक पहुंचने में अब तालिबान को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। Just try to apply for that program. We serve for the American forces, we serve for the US and ISAF forces, for the coalition forces. They have to take care about us. It is our turn to be helped. We help them, you know, we save their lives. We were the people who communicate with two cultures. We are, otherwise, without interpreters, they did nothing. एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अफगान अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि तालिबान तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। लोगार से सांसद होमा अहमदी ने बताया कि तालिबान ने पूरे प्रांत पर कब्जा कर लिया है, जिसमें उनकी राजधानी भी शामिल है और तालिबान शनिवार को पड़ोसी काबुल प्रांत के एक जिले में पहुंच गया।
در کل وضعیت شهر خیلی رو به خرابی است. حداقل خاص ما به صفت یک جوان که 17 سال 18 سال در شهر زندگی کرده می‌بینیم است که یک آرامش به یک صلح دائمی به جنگ تا अफगानिस्तान में तालिबान के तेजी से पैर पसारने के बीच अमेरिकी दूतावास को आंशिक रूप से खाली करने में मदद करने के लिए अमेरिका की मरीन बटालियन का 3000 जवानों का एक दस्ता शुक्रवार को पहुंचा। बाकी जवानों के रविवार तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि अतिरिक्त सैनिकों के अफगानिस्तान पहुंचने से ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अमेरिका सैनिकों की वापसी का काम 31 अगस्त की समय सीमा के भीतर पूरा कर पाएगा या नहीं। अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका तक हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका के एक सांसद ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर राष्ट्रपति जो बाइडेन को चिट्ठी लिखी तो भारत भी तालिबान के बढ़ते कदमों से बेहद परेशान है। उसे न सिर्फ अपने नागरिकों की फिक्र है बल्कि वहां चल रही भारत की तमाम परियोजनाओं की भी चिंता सता रही है। जानकारों का मानना है कि भारत सरकार को बेहद सावधानीपूर्ण तरीके से इस मौके पर फैसले करने होंगे। चारों तरफ से घिरा काबुल। अफगानिस्तान पर आतंकी फंदा। अफगानिस्तान से अमेरिका तक हाहाकार। तालिबान के बढ़ते कदम से भारत परेशान। अफगानिस्तान में तालिबान का खूनी मार्च तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान की जंग में तालिबान की राजधानी काबुल की ओर बढ़ते कदम से पूरी दुनिया चिंता और परेशानी में घिर गई है। अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका तक हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच तालिबान ने हेरात के पूर्व गवर्नर इस्माइल खान समेत कई लोगों को अपनी गिरफ्त में भी ले लिया है। हेरात के पुलिस चीफ और राष्ट्रीय सुरक्षा के हेड को भी तालिबान ने पकड़ लिया है। तालिबान ने इस बात की जानकारी दी है कि इस्माइल खान और डिप्टी गृह मंत्री अब्दुल रहमान समेत कई लोगों ने सरेंडर किया है। इस्माइल खान का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में शांति की अपील की है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को सांसद माइक वॉल्टेज ने एक चिट्ठी लिखी है। राष्ट्रपति महोदय, अफगान सरकार और उसके लोगों को हमारी मदद की सख्त जरूरत है और मैं आपसे अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की सहायता के लिए अपना फैसला बदलने और सैन्य संसाधन उपलब्ध कराने का आग्रह करता हूं। तालिबान के बढ़ते खतरे को देखते हुए काबुल से लोगों का जाना शुरू हो गया है। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ है। तालिबान ने अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके के प्रमुख शहर मज़ार-ए शरीफ पर चौतरफा हमला कर दिया है। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन ने भी अपने लोगों को तालिबान से निकलने के लिए सैनिकों को भेजने की बात कही है। अफगानिस्तान में तालिबान के इस बढ़ते खौफ के बाद अमेरिका भी परेशान है। अमेरिका काबुल से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने में जुटा है। काबुल में अमेरिकी दूतावास से राजनयिकों और कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। इस बीच अमेरिका ने काबुल में अपने दूतावास के कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वो संवेदनशील दस्तावेजों को नष्ट कर दें। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालातों और तालिबान के बढ़ते दबदबे के बीच भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसके बाद से तालिबान के सुर बदलना शुरू हो गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे पर पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि भारत को तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए। जवाब और सवाल जवाब के क्रम में उन्होंने भारत के बारे में जो बातें कही हैं वो बहुत मैच्योर बातें हैं, सयानी बातें हैं और अच्छी बातें उन्होंने कही हैं और उससे भारत को संतोष होना चाहिए। और मैं तो एक कदम आगे बढ़ के यहाँ तक कहूँगा कि भारत सरकार को अभी एकदम स्पष्ट हो गया कि तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर पूरी तरह से
कब्जा उसने कर लिया है, तो भारत सरकार दोहा में जो बातचीत कर रही है उसमें अफगानिस्तान तालिबान शामिल है। तालिबान के साथ भारत सरकार को संपर्क बढ़ाना चाहिए। अफगानिस्तान के तालिबान के बढ़ते प्रभाव पर दिल्ली के भोगल में रहने वाले अफगानी शरणार्थी भी डरे हुए हैं। अफगानी शरणार्थियों ने कहा कि पाकिस्तान तालिबान को मदद मुहैया करवाता है। अगर तालिबान काबुल पर कब्जा कर लेता है तो कितना खतरा होगा आप लोगों के लिए, अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए? तालिबान काबुल पे सब जगह पे आ जाता है तो खतरा सबको है। और तालिब को कोई अफगानी है, बच्चा बूढ़ा सबको उसको पसंद नहीं करता तालिब को, इसलिए कि वो स्कूल को नहीं छोड़ता है उन लोगों को, औरतें को नहीं छोड़ता है स्कूल, बच्चों को मार देता है। जब औरत बाहर जाते है उसका जब दुपट्टा सर पे नहीं उसको मार देता है। आशंका यही है कि भारत की परियोजनाओं पर पाकिस्तान की नापाक नजर लगी हुई है और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान और तालिबान का पुराना याराना है। ऐसे में तालिबान के बढ़ते कदमों से भारत के माथे पर बल पड़ना जायज है। और इस वक्त एक बड़ी खबर अफगानिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर यह मिल रही है कि तालिबान ने कंधार को राजधानी बनाने का ऐलान कर दिया। अस्थायी राजधानी बनाने का ऐलान तालिबान की तरफ से किया गया। तालिबान अपने गवर्नर नियुक्त करेगा, यह भी जानकारी मिल रही है। तालिबान ने बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है कि वो कंधार को अस्थायी राजधानी बनाना चाहता है। तालिबान का काबुल को घेरने का दावा है। यह दावा किया जा रहा है कि काबुल को घेर लिया गया। CNN न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव जानकारी है कि अब कंधार को अस्थायी राजधानी बनाना चाहता है तालिबान और इसके लिए बाकायदा उसकी तरफ से ऐलान भी किया गया है। तो तालिबान ने कंधार को अस्थायी राजधानी बनाने का ऐलान कर दिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तालिबान ने अपने गवर्नर नियुक्त करने की बात भी कही है, यानी वो अपने गवर्नर को भी नियुक्त करेगा। तालिबान ने एक बयान जारी किया और उसमें ये जानकारी उसकी तरफ से दी गई है। देश की आजादी की 75वीं सालगिरह से ठीक एक दिन पहले पीएम मोदी ने भारत पाकिस्तान बंटवारे के दर्द को याद किया। एक ट्वीट के जरिए पीएम मोदी ने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त की तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का भी ऐलान किया। पीएम मोदी के इस कदम का स्वागत उन लोगों ने भी किया है जिन लोगों ने भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान भयावह तकलीफों का सामना किया है। बंटवारे पर छलका पीएम मोदी का डर। विस्थापन और हिंसा की भयावह टीस। बांटने वालों पर पीएम मोदी का बड़ा प्रहार। देश जब आजादी की 75वीं सालगिरह के जश्न की तैयारी में जुटा है, तब पीएम मोदी ने भारत पाकिस्तान विभाजन की उस वेदना को याद किया है जिसने न जाने कितने ही परिवारों को लील लिया था। नफरत और हिंसा के भरे उस दौर को याद करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया, देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सरकार ने अहम तर्क दिए हैं। सरकार का तर्क है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की तरह ही दुनिया भर में कई देश इस तरह के दर्द को याद करते हैं। बांग्लादेश में भी 25 मार्च को नरसंहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पाकिस्तान ने सर्चलाइट ऑपरेशन चलाकर लाखों बांग्लादेशियों की हत्या की थी। पुरानी अच्छी यादें हमारे लिए प्रेरणा बनती हैं, तो पुराने दर्द
हमें इस तरह की गलतियों को दोबारा नहीं दोहराने की सीख देते हैं। जो लोग इतिहास से नहीं सीखते हैं वो इस तरह के विभाजन को दोहराने पर जोर देते हैं और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस से हमें इस तरह की घटनाओं को कभी नहीं दोहराने और मिलकर रहने को प्रेरित करता है। सरकार का कहना है कि जिन ताकतों ने विभाजन करवाया वो ताकतें अभी भी जिंदा हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क में काफी सक्रिय हैं। आज का दिन उन सोच को बदलने के लिए जागरूक करेगा। पीएम मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति और बांटने वालों की ताकतों को दोबारा नहीं बढ़ने की बात भी कही। साथ ही तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियों से सतर्क रहने की जरूरत भी बताई। केंद्र सरकार ने जिन तर्कों के साथ विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐलान किया है उसका स्वागत गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया। एक ट्वीट के जरिए अमित शाह ने लिखा, देश के विभाजन के समय हिंसा व घृणा के साए में विस्थापित हुए हमारे असंख्य बहनों और भाइयों के त्याग, संघर्ष और बलिदान की याद में मोदी जी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस संवेदनशील निर्णय पर मैं नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ। देश के विभाजन का घाव व अपनों को खोने के दुख को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। मुझे विश्वास है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस समाज से भेदभाव व देश की दुर्भावना को खत्म कर शांति, प्रेम व एकता को बल देगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाए जाने के फैसले पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट किया है। देश के बंटवारे के दौरान लाखों देशवासियों के संघर्ष और बलिदान की याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त का दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया है। ये दिन हमें याद दिलाएगा कि नफरत और हिंसा कभी समाधान नहीं हो सकते। ये हमें सामाजिक सद्भाव और संवेदनशीलता की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। इतना ही नहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस ऐलान पर पीएम मोदी का आभार जताया। मजहबी आतताइयों और कुत्सित व घृणित मानसिकता के कारण भारत भूमि का दुखद विभाजन हुआ। विस्थापना के दौरान असंख्य निर्दोष नागरिकों ने अपने प्राण गंवाए। उनके बलिदान की स्मृति में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का निर्णय अभिनंदनीय है। आपका आभार प्रधानमंत्री जी। वहीं सरकार के इस फैसले पर विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गई। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने जहां फैसले पर ऐतराज जताया, वहीं बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। नफरत का आलम आप फैलाएं, पूरे देश में समाज को आप बांटें और फिर कहें कि साहब वो टीस दूर होगी। टीस ऐसे दूर होगी। बंटवारे को इस रूप में देखा गया जैसे कोई आई और गई घटना थी, जबकि बंटवारा ने भारत के 10,000 साल के सभ्यताई इतिहास को, संस्कृति को, जीवन शैली को न सिर्फ उस पर आक्रमण किया बल्कि लाखों निर्दोष लोगों की हत्या हुई। उधर बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भोपाल आए लोगों ने पीएम मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है। लोगों ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विभाजन के दर्द को महसूस किया। समाज की सब लोगों ने बड़ी पीड़ा सही थी। जो हमारे फादर्स हमें बताते थे कि हम लोग पाकिस्तान में अपना सब कुछ छोड़कर खाली हाथ यहाँ पर आए थे और किन परिस्थितियों में उन्होंने यहाँ पर अपने को सेट किया, यह जो है वो दर्द वही जानते हैं, इसको भुलाया नहीं जा सकता। देश के इतिहास में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान हुई हिंसा को सबसे भयावह जनसंहार माना जाता है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने उस बेहद मुश्किल दौर की तकलीफों को न सिर्फ याद किया बल्कि दहशत से भरे उस इतिहास से सबक लेने की भी अपील की है। बारिश और बाढ़ ने देश के अलग अलग इलाकों की मुश्किलें लगातार बढ़ाई हुई हैं। पहाड़ से मैदान तक कुदरती आफत का ऐसा कहर जारी है कि तस्वीरें देखने वाला हर शख्स डरा और सहमा हुआ है। बाढ़ की विभीषिका में फंसे लोग जहां रोजमर्रा की जरूरतों के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं ऐसे हजारों परिवार हैं जिन्हें सैलाब ने दर-बदर भटकने पर मजबूर कर दिया है। मुसीबतों का आलम तो अब यहां तक हो चुका है कि सैलाब से सहमे लोग दिन रात अब यही दुआएं मांग रहे हैं कि कैसे भी भंवर में फंसी जिंदगी पटरी पर लौट सके।
सैलाब में डूबी शिव की नगरी। लहरों में समाये सैकड़ों हजारों आशियाने। बाढ़ ने बेहाल की जिंदगी। कुदरत की ताकत किसी को भी बेबस कर सकती है। बड़ी से बड़ी ताकत भी इसके आगे सरेंडर कर जाती है। देश के कई इलाकों में इस वक्त सैलाब के सितम की कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश का हाल, जहां कई जिलों में सैलाब ने कोहराम मचा रखा है। वाराणसी में गंगा के उफान ने सैकड़ों परिवारों की जिंदगी को हलकान कर दिया है। सैलाब से घिरे ये लोग अपनी दिनचर्या भूल चुके हैं। चिंता है तो सिर्फ एक बात की, और वो ये कि कैसे भी सैलाब का पानी कम हो। इस बीच एनडीआरएफ की टीम एक घर तक मदद पहुंचाने की कोशिश में जुटी है। यही कोशिश है और यही तरीका भी है मदद करने का कि कैसे आपको मदद की जाए। और एनडीआरएफ के जो कमांडर हैं वो भी यहाँ साथ है और खुद लोगों की मदद कर रहे हैं। और एक लंबा चौड़ा इलाका है जहाँ पर लोगों की मदद की जा रही है। वरुणा और गंगा ने सबसे ज्यादा तबाही निचले इलाकों में मचाई है। शिवाजी नगर कॉलोनी का इलाका भी उन्हीं इलाकों में आता है, जहां सैलाब ने लोगों को छतों पर बसेरा बनाने को मजबूर कर दिया है। बताना चाहूंगा कि इस मारुति नगर में हमारे 30 बोटें लगी हुई हैं। ये 30 जो बोटें लगी हुई हैं अलग अलग कॉलोनियों में घूम रही हैं। जैसे यहाँ मारुति नगर है, शिवाजी नगर है और साकेत नगर है, अन्य अन्य कॉलोनियों में घूम रही है। वरुणा नदी का घाट पर भयावह चुनौतियां बनी हुई हैं। यहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है। इलाके के ज्यादातर घरों में सैलाब दाखिल हो चुका है। पूरा इलाका डूबा हुआ है और आप हमारे पीछे देखिए, ये पूरा का पूरा पानी है। सब कुछ यहाँ डूबा हुआ। और देखिए रेस्क्यू, एक तरीके से कहा जाए तो रेस्क्यू करते हैं नगर निगम के लोग जो यहाँ नाव चलाते हैं, बोट चलाते हैं। अब इनकी तबीयत खराब, अब देखिए कैसे सीढ़ी के जरिए एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पर आए, दूसरे घर पर आए। अब इनको पकड़ कर यहाँ से कैसे निकाला जा रहा है। गंगा और वरुणा की वजह से इलाकों का हाल कुछ ऐसा हो चुका है कि अब यहाँ नाव ही सहारा बची है। घर की छत पर बैठे लोग मदद की आस में हैं। चुनौतियां ऐसी हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। खुद यह एक दीवार पर खड़े हैं और ये दीवार पूरी की पूरी डूबी। अगर आप देखें तो पूरा एक मंजिल डूबा हुआ और इस दीवार पर हम खड़े हुए हैं। नक्की घाट के तराई इलाके में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। घरों से उतरने के लिए लोगों ने सीढ़ियों का सहारा बना रखा है। सीढ़ियों से उतरने के बाद नाव पर सवार हुआ जाता है और जरूरत का सामान घरों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है जिनके अपने घर में कोई बीमार है। ये अगर आप बीमार हो गए और आप मुसीबत में हैं, जल के बीच में फंस गए हैं, चारों तरफ पानी ही पानी, जहां हम खड़े हैं एक मंजिल के ऊपर खड़े हैं, यानी नीचे 10 से 20 फुट पानी है। ये मिर्जापुर की तस्वीरें हैं। सैलाब यहाँ प्रचंड रूप ले चुका है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। कभी जहाँ खेत खलियान हुआ करते थे, वहाँ सैलाब ने अपना कब्जा जमा लिया है। घरों में घुस चुके पानी ने सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया है। मदद की आस में लोग छतों पर आसरा लगाए बैठे हैं। सब्जियों के सारे खेत सैलाब की भेंट चढ़ चुके हैं। दुश्वारियां ऐसी हैं कि इलाका भले ही सैलाब के पानी से लबालब है, लेकिन पीने के पानी की एक बूंद तक नहीं है। लाई और चने के सहारे ये सैलाब में अपने दिन गुजार रहे हैं। फिलहाल हमारा लोग का तो नुकसान हो ही चुका है। अब करेंगे कि क्या है, जिससे हमारी खेती पूरी डूब चुकी है। विंध्याचल में सब कुछ गंगा की लहरों में समा गया है। गंगा की इन भयावह तस्वीरों के बीच ये तस्वीर आपको हैरान कर सकती है। बाबा हरिदास कदम नाम के ये साधु बाढ़ के बीच ही अपना जीवन गुजार रहे हैं। पेड़ पर इन्होंने अपना आसरा बना रखा है। सोने से लेकर खाने और पीने का सारा बंदोबस्त पेड़ पर ही कर रखा है। हैरानी की बात यह है कि जहां जहरीले जीवों का वर्चस्व है, उस पर सैलाब में डूबने का खतरा है। वहां बाबा हरिदास हर फिक्र से बेफिक्र हैं। यहाँ पे कुछ जैसे कि जंगली जीव कुछ नहीं आते ऐसे तैरने वाले जहरीले? ना, जंगली जहरीले जो आते हैं तो कोई बात नहीं होते हैं। क्या आता है? वो सांप वगैरह जो आते हैं वो सांप आते हैं। आप हाँ, पेड़ पर भी चढ़ते हैं? पेड़ पर चढ़े तो रहते हैं पेड़ पर। हाँ।
सैलाब की जोरदार लहरों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर आई है उत्तराखंड के हल्द्वानी से। यहाँ नाले में आए तेज तूफान को पार करने की कोशिश में ये कार फंस गई। राहत की बात ये रही कि स्थानीय लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर वक्त रहते कार को बाहर निकाल लिया, वरना कार सवार लोगों की जान जा सकती थी। और इस वक्त एक बड़ी खबर श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से बड़ी खबर यह कि श्रीनगर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। ग्रेनेड से इस हमले को अंजाम दिया गया। आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका, सीआरपीएफ पर यह हमला हुआ है और बताया जा रहा है कि एक जवान इसमें जख्मी हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर के मुताबिक ग्रेनेड से इस हमले को अंजाम दिया गया आतंकियों की तरफ से। श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ है 15 अगस्त से ठीक पहले, यानी आज ये हमला आतंकियों की तरफ से ग्रेनेड फेंका गया है। रिफत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रिफत, किन परिस्थितियों में यह हमला हुआ, अभी क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है? देखिए गायत्री, जिस तरीके से आपने कहा ग्रेनेड हमला हुआ, ये सनत नगर एरिया है, वहाँ पे सीआरपीएफ का एक बंकर है और उस पे ग्रेनेड फेंका है मिलिटेंटों ने। एक सीआरपीएफ का जवान जो है घायल हो गया, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन आपको मालूम है कि कल से लगातार हमने देखा कि मिलिटेंट रिलेटेड एक्टिविटीज देखने को मिल रही हैं। परसों जो है मिलिटेंटों ने हमला किया था अनंतनाग में बीएसएफ की कॉन्वाई पे और उसके बाद वहां एनकाउंटर हुआ था, एक मिलिटेंट मारा गया था। और आज ये जो हमला हुआ है, कल भी सोपोर में एक ग्रेनेड हमला हुआ था। तो कहीं ना कहीं 15 अगस्त की जो तकरीब है उससे पहले मिलिटेंट जो है अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करें। हालांकि सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं पूरे कश्मीर वादी में 15 अगस्त की तकरीब के लिए। शुक्रिया रिफत।